हेलो फ्रेंड्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 21 में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सेट होता क्या है, कैसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम एक साथ जोड़ करके सेट बनाते हैं। सेट की एक निश्चित प्रॉपर्टी होगी, एक डिफिनीशन होगा और उसके सारे मेंबर उस डिफिनीशन से बंधे होंगे और उसका एक नाम होगा। तो ये सब डिस्कशन के बाद आज हम लोग ये देखने की कोशिश करें कि अभी तक जो हम लोग पढ़ते आए हैं इसमें कितने तरह के सेट उपलब्ध हैं। हर सेट के विषय में जानना ज़रूरी है। तो टाइप ऑफ सेट में अगर हम देखें तो अलग अलग नाम लिखे गए। सबसे पहला टर्म है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट है क्या? जैसे अगर हम लिखते हैं ये सेट इज इक्वल टू x such that x is an integer। इस तरह से अगर हम डिनोट कर दें तो इस सेट के मेंबर को पता लगाना बड़ा कठिन हो जाएगा, कितने मेंबर होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेट होने वाला है। हम जानते हैं कि अगर इंटीजर कोई नंबर हो तो इंटीजर नंबर का रेंज तो -इन्फिनिटी से बढ़ते बढ़ते ये 1, -1, 0, 1, 2 एंड अप टू +इन्फिनिटी, इतना बड़ा सेट होगा। तो इस सेट को क्या हम फाइनाइट बोल सकते हैं? जिसका विस्तार इतना अधिक हो, इनफाइनाइट हो, उसको हम फाइनाइट कैसे बोल सकते हैं? हम ऐसा तो नहीं बोल सकते। इसका मतलब है कि ये जो सेट अभी हमने डिफाइन किया, ये निश्चित रूप से फाइनाइट सेट से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। तो आखिर फाइनाइट सेट है क्या? अगर हम इसी मैथमेटिकल डिफिनीशन को थोड़ा और चेंज कर दें, A belongs to X such that X in between 0 to 15। अगर हम ऐसा लिखें, अब सवाल है कि इतना लिखेंगे तो इतने से X का डिफिनीशन क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब है कि X इज एन इंटीजर नंबर। अगर हम ऐसा लिखें तो हम क्या लिख रहे हैं कि x इज एन इंटीजर नंबर एंड द वैल्यू ऑफ x इज इन बिटवीन 0 to 15। तो इसका सीधा मतलब है, अगर इसको हम टेबुलर फॉर्म में ले जाएं तो ये वैल्यू क्या होगा? 0 तो नहीं हो सकता, 0 से बड़ा होगा तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 14। पूरा ही लिख ले ताकि क्लियर हो जाए हमारे पास। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14, ये सारे मेंबर हैं हमारे सेट के। इसी बात को हमने रोस्टर फॉर्म में दिखाया है। तो इस नंबर को हम काउंट तो कर सकते हैं आसानी से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अब इसके बियॉन्ड तो नहीं जा सकता है ये नंबर, जो हमारा डिफिनीशन है। तो हर वो सेट जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट और मेंबर फिक्स हो, पहले से प्री डिफाइंड हो, उन सारे सेट को हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट की एक निश्चित कार्डिनलिटी होगी जिसको आप काउंट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ कार्डिनलिटी की बात करें तो हम आसानी से बोल सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, दैट मीन्स 14। तो
हर वो सेट जिसकी एक कार्डिनलिटी हो, जिसकी कार्डिनलिटी को डिफाइन किया जा सके, हम बता सकें, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट जब भी बनाए जाएंगे तो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल होंगे, काउंट किया जा सकता है, इनफाइनाइट नहीं हो सकते। अब जैसे दूसरा नंबर है इनफाइनाइट सेट, तो इनफाइनाइट सेट ये सेट क्या है? अगर हम नंबर फर्स्ट की बात करें तो ये इनफाइनाइट है, यहाँ पर फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट में एलिमेंट कौन है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि एलिमेंट काउंटिंग में आ सकते हैं, काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल है। अगर काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट है, और अनकाउंटेबल है तो इनफाइनाइट सेट है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। और दोनों ही तरह के सेट मैथमेटिक्स में यूज किए जा सकते हैं, रियल वर्ल्ड में अवेलेबल हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सेट के मेंबर को आप काउंट कर सकें। सेट बड़ा से बड़ा हो सकता है, छोटा से छोटा हो सकता है। तो इस तरह से हमको लेकिन स्पष्ट रूप से हमारे दिमाग में बात होनी चाहिए कि अगर कार्डिनलिटी हम निकाल सकते हैं किसी सेट को तो फाइनाइट सेट ही होगा। इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी बताना बड़ा मुश्किल है, वो हम नहीं बता सकते हैं। तो ये दो सेट की बात हुई। अब इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए थोड़ा हम इसको आगे बढ़ें। अब हम क्या करेंगे, हम सीधे टेबुलर फॉर्म में दो तीन सेट को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे एक सेट है हमारे पास ए को डिफाइन हम कर लेते हैं। द एलिमेंट ऑफ ए इज 1 2 3 4। एक सेट हम बी लेते हैं, बी के एलिमेंट हैं 1 2 4। एक सेट सी लेते हैं, इसके एलिमेंट होंगे 1 7 9। ये तीन सेट की बात हमने की, और तीनों ही टेबुलर एरोस्टर फॉर्म में है ताकि स्पष्ट रूप से हमें कंसंट्रेट करने में सुविधा हो। हम फाइनाइट सेट की बात कर रहे हैं। ये सारे सेट क्या है? फाइनाइट है। इसमें इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो फाइनाइट और इनफाइनाइट तो आपने समझ लिया। नेक्स्ट है सबसेट। अब देखिए सबसेट क्या कहता है कि यदि हम ऐसा बोले कि ए B is the subset of A, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों हम बोल सकते हैं? क्योंकि B के जो एलिमेंट हैं वो A में मौजूद हैं। B के एलिमेंट, सारे एलिमेंट A में मौजूद है, तो हम इसको बोल सकते हैं B इज द सबसेट ऑफ A का ही पार्ट है वो। तो किसी बड़े सेट का कोई छोटा सेट अगर पार्ट हो तो हम उसको बोल सकते हैं। पार्ट होने का मतलब इसके हर एलिमेंट ए में भी मौजूद हैं, तो इसको हम बोलते हैं सबसेट। हम क्या लिखेंगे मैथमेटिकली? सबसेट का रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं, इसको बोला जाता है सबसेट। अब सबसेट में कोई ज़रूरी नहीं है, सबसेट इक्वल भी हो सकता है। अगर यहाँ पर हम 3 और 4 लिखते तो हम इसको भी सबसेट बोलेंगे क्योंकि उसके सारे मेंबर हैं। लेकिन अगर कम भी हैं तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको सबसेट बोल सकते हैं। लेकिन क्या हम सी इज द सबसेट ऑफ ए बोल सकते हैं? ये सबसेट नहीं है, ये सबसेट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मेंबर मिल रहा है, बाकी मेंबर तो अलग हैं। तो सबसेट में हम जब भी बात करेंगे तो ये जो सबसेट होगा वो मेन सेट का, सुपर सेट का ही मेंबर को रखेगा। उससे छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर हमने सबसेट बोला तो निश्चित रूप से वो उसी का भाग है, उसी के एलिमेंट इनके पास भी हैं। हाँ, उसके बराबर भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन यदि
हमने इस इक्विवेलेंस वाला कॉन्सेप्ट हटा दिया, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट सबसेट में अंतर ये है, आप इस तरह से समझें कि B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A, मतलब A निश्चित रूप से सुपरसेट है। अगर प्रॉपर सबसेट हम बोल रहे हैं तो इक्विवेलेंट वाली बात नहीं होगी, निश्चित रूप से वो सुपरसेट होगा। और इस सेट क्या कोई सारे मेंबर तो यहाँ होंगे, लेकिन इसमें कोई ना कोई एक या उससे अधिक मेंबर ऐसे होंगे जो उसके सबसेट में मौजूद नहीं होंगे। जैसे यहाँ देख लिए आप 1 2 3 4, यहाँ 1 2 3 है, 4 नहीं है, तो एक एलिमेंट इससे ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से 1 2 या उससे अधिक एलिमेंट अधिक होना चाहिए सुपरसेट में। और अगर सबसेट 100% हम मान के चल रहे हैं कि छोटा है उससे, लेकिन उसके सारे एलिमेंट सुपरसेट में मौजूद हैं, तो इनको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट क्या कहता है और सबसेट क्या कहता है? सबसेट बोलता है किसी भी सुपरसेट का पार्ट है वो उससे छोटा हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट निश्चित रूप से छोटा होगा। सुपरसेट में एक या दो एलिमेंट ऐसे जरूर होंगे जो सबसेट के पार्ट नहीं होंगे, तो इसमें कंफ्यूज करने की बात नहीं है। और इसका रिप्रेजेंटेशन भी आसान है, आप सीधे अगर प्रॉपर सबसेट की हम बात करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अब प्रॉपर सबसेट होगा तो सिर्फ ऐसे लिखेंगे, इक्विवेलेंस वाली बात नहीं होगी। इसके बाद आता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट है। जैसे अगर हम बात करें किसी स्कूल की, तो स्कूल से एसोसिएटेड जितने भी मेंबर हैं उनका सेट अगर हम बनाएं तो उनको हम बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। मतलब स्कूल में टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, विजिटर्स हैं, स्टूडेंट हैं, तो जितने भी कैंडिडेट स्कूल से एसोसिएटेड है, स्कूल एक बड़ा सेट होगा। और उस स्कूल के केवल स्टूडेंट की बात हम करें तो इसका मतलब टीचर को हम अलग रखेंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ को अलग रखेंगे, ऑफिस स्टाफ को अलग रखेंगे, प्रिंसिपल को हम अलग रखेंगे। तो इस तरह से यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट हम लोग मान के चलते हैं यूनिवर्सल सेट। वो उसके अंदर बहुत सारे सबसेट बनाए जा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेट सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट में होता है यूनिवर्सल सेट। जैसे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स में जो कुछ भी है, दुनिया में जो भी सेट आप बना ले वो यूनिवर्स के अंदर ही आएंगे, यूनिवर्स से बड़ा तो नहीं हो सकता। तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट भी वही है कि जो सबसे बड़ा सेट होगा वो होगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के बाद अगला टर्म है एम्प्टी या नल सेट। एम्प्टी मतलब खाली, ब्लैंक। तो नल सेट वो सेट है जिसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा। जैसे एक अगर हम सेट डी ले लें, और डी सेट तो है लेकिन इसके अंदर बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कोई भी मेंबर ही नहीं है, मेंबर लेस सेट तो है लेकिन उसके कोई मेंबर नहीं है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं नल सेट, या इसको मैथमेटिकली हम फाई से भी डिनोट करते हैं। फाई मीन्स नल सेट, ये सेट है लेकिन इसके मेंबर नहीं है। तो अगर कोई भी मेंबर ना हो तो उसको एम्प्टी या नल सेट हम बोलते हैं। इसके बाद टर्म आता है सिंगलटन और यूनिट सेट। यूनिट सेट क्या कहता है कि कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा, यूनिट है मतलब सिंगल एलिमेंट का सेट होगा। इस सेट में जो यहाँ नल था उसके जगह पर नल नहीं होगा, एक हमारे पास मेंबर होंगे। जैसे अगर हम रिप्रेजेंट करें, अगर हम बोल दें कि एक सेट है डी जिसके मेंबर हैं एक्स, एंड एक्स इज ग्रेटर देन, इसको इस तरह से हम लिख लें, x इज ग्रेटर देन 7, x is greater than 7 and less than 9, x is an integer,
नंबर। अब आप सोच सकते हैं कि x जो मेंबर है इस सेट का, इसमें कौन सा आएगा। इंटीजर नंबर 7 और 9 के बीच में सिर्फ 8 होगा, तो आप इस सेट को हम नंबर 8 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही बात यहाँ पर कहा गया है। तो इसका मतलब है कि जिस सेट में कोई भी वैल्यू ना हो वो नल सेट या एम्प्टी सेट कहा जाएगा, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू हो उसको आप सिंगलटन या यूनिट सेट बोल सकते हैं। तो हमें आशा रखते हैं कि एम्प्टी सेट या नल सेट भी आप समझ रहे हैं, और सिंगलटन और यूनिट सेट की बात भी आप समझ रहे हैं। इसके बाद आता है इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। देखिए टर्म छोटे छोटे हैं, लेकिन इनको समझना बड़ा ज़रूरी है, अदरवाइज कन्फ्यूजन होता है। हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए इक्वल सेट क्या कहता है कि मान लेते हैं हमने इस सेट को, इस ऊपर वाले सेट की हम बात करें, हमारे पास अभी 3 सेट है। ये 3 सेट कौन कौन है, ए बी सी। इसकी बात हम जरा सा देखें। इस 3 सेट में ए और बी, सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इक्वल सेट। इक्वल सेट का मतलब अब क्या है कि जिसके सारे मेंबर भी सेम हों। मतलब सीधा है कि हम मेंबर की इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। इक्वल सेट वो सेट हैं जो दोनों सेट के सारे मेंबर इक्वल हों, बराबर हों, उनको हम बोलेंगे इक्वल सेट। और यदि हम इक्विवेलेंट बोले तो इक्विवेलेंट मीन्स कार्डिनलिटी। इक्विवेलेंट तो हम बोल सकते हैं, जैसे अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी एंड इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सी, तो ये ए और बी के सारे मेंबर चूंकि बराबर हैं, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट। और यहाँ चूंकि कार्डिनलिटी की बात हो रही, मेंबर बराबर होने चाहिए। अगर 3 मेंबर ए में है तो 3 ही बी में है, 3 ही सी में है, तो इसका मतलब इनकी कार्डिनलिटी क्या है, बराबर है। मेंबर के इक्विवेलेंस की बात नहीं हो रही, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है। तो इक्विवेलेंट सेट वो सेट है जिसके मेंबर वेरिएबल इक्वल हों, उनको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट, और जिनके सारे मेंबर इक्वल हों उनको बोलेंगे इक्वल सेट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट अलग अलग है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात होती है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट वो सेट है जिसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए और सी दो सेट हैं हमारे पास, आप गौर से देख लें। अब ये ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट कहने का मतलब यहाँ पर आप देखें कि एक मेंबर ऐसा है जो दोनों में ही कॉमन है, बाकी अलग है। तो कम से कम एक या दो मेंबर ऐसे हों जो कॉमन हों, मतलब जिनका हम इंटरसेक्शन निकाल सकें मैथमेटिकली। इंटरसेक्शन पर डिस्कशन आगे करेंगे, लेकिन आप सीधे याद रखें कि ओवरलैपिंग सेट वो सेट है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर कॉमन होगा। अगर कॉमन है तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट बोलेंगे। अगर ओवरलैपिंग सेट है तो कोई ना कोई एलिमेंट जरूर कॉमन है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं ए और सी में। तो ओवरलैपिंग सेट इंडिकेट करता है कि जो भी दो सेट हैं उनमें कम से कम एक कॉमन एलिमेंट है, और उन कॉमन एलिमेंट को हम आसानी से इंटरसेक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ओवरलैपिंग सेट का। और सबसे लास्ट में पॉइंट आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या कहता है कि कोई भी ओवरलैप, जैसे यहाँ पर अगर वैल्यू हमारे पास ये नंबर हमारा होता 5, तो हम क्या कहते, सेट ए एंड सी आर डिसजॉइंट सेट। ये क्या है,
डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट हम क्यों बोल रहे हैं, देखिए इसमें 3 मेंबर हो 4 मेंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है। मतलब ओवरलैपिंग का जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट है डिसजॉइंट। डिसजॉइंट मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों ही सेट में अगर नहीं हो तो उनको हम बोल सकते हैं कि वो सेट डिसजॉइंट है। तो अभी के डिस्कशन में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेट की हमने बात की। फाइनाइट सेट जिसके मेंबर काउंटेबल हों, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी निकाल सकते हैं, वो फाइनाइट सेट है। जिनकी कार्डिनलिटी नहीं निकाल सकते वो इनफाइनाइट सेट है। सबसेट वो सेट है जिसमें सुपर सेट के बराबर या उससे कम एलिमेंट हों, लेकिन सबसेट के सारे मेंबर सुपर सेट के भी मेंबर होने चाहिए, ये तय है। तो इसको बोलते हैं सबसेट। आगे एकदम रिस्ट्रिक्ट हमने कर दिया कि इक्विवेलेंट नहीं होना चाहिए, तो अगर रिस्ट्रिक्ट हम कर देंगे तो हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सेट सबसेट मतलब प्रॉपर सबसेट का हर एलिमेंट अपने सुपर सेट का मेंबर होगा, और सुपर सेट में कम से कम एक या उससे अधिक मेंबर ऐसे होंगे जो उसको सुपर सेट बनाएंगे, क्योंकि प्रॉपर सबसेट सुपर सेट का छोटा पार्ट है, उसी से के एलिमेंट को लेकर के बनाया गया है, लेकिन उसके सारे एलिमेंट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यूनिवर्सल सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट है। यूनिवर्सल सेट किसी भी फील्ड में आप यूनिवर्सल सेट अगर काउंट करते हैं, इसका मतलब उस मेंबर का उससे बड़ा कोई सेट हो ही नहीं सकता। यूनिवर्सल सेट में आप ये मान के चलें कि इससे बड़ा उस फील्ड का कोई सेट नहीं हो सकता। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो जो हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट हैं वो यूनिवर्सल सेट होंगे। उसमें जितने भी इंग्लिश के वर्ड बनाए जाते हैं, आप सोच सकते हैं कि हर वर्ड अपने इसी यूनिवर्सल सेट का ही सबसेट है। तो यूनिवर्सल सेट वो सबसे बड़ा सेट है जिसमें उसके बियॉन्ड कुछ होता ही नहीं है, ये हम मान लें। अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, किसी भी वर्ड को लीजिए, किसी भी सेंटेंस को लीजिए, किसी भी अल्फ़ाबेट को लीजिए, वो 26 से बड़ा नहीं हो सकता। इसका मतलब 26 एलिमेंट उसके यूनिवर्सल सेट में मौजूद रहेंगे, उसमें से आप अलग अलग सेट का कॉम्बिनेशन बनाए, अलग अलग वर्ड बनाते रहें। तो यूनिवर्सल सेट दुनिया का सबसे बड़ा सेट है। एम्प्टी सेट जिसमें एक भी मेंबर ना हो, नल सेट है ये। सिंगलटन सेट सिंगल एलिमेंट वाले सेट की बात हम कर रहे हैं। इक्वल दो सेट को हम तब बोलेंगे जब उसके हर मेंबर इक्वल हो। मतलब सेट ए और बी में जैसे हमने यहाँ बताया 1 2 3, तो यहाँ भी 1 2 3 है, उतने ही एलिमेंट हैं और एलिमेंट भी वही है। हाँ, ऑर्डर की बात नहीं है। अगर हम इसको इस तरह से लिख दें, ज़रा सा आप ध्यान रखें कि मान लेते हैं ये हमारा एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पर हमने लिख रखा है 1 3 2। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो पहले ही जान चुके हैं कि इसमें पोजीशन की कोई बात नहीं है, सारे एलिमेंट बराबर प्रायोरिटी के हैं। तो आगे पीछे रहने से मतलब नहीं है, मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट अगर इसमें के भी सारे एलिमेंट हैं और एकदम इक्वल है तो इनको हम बोलेंगे इक्वल सेट। और इक्विवेलेंट सेट कार्डिनलिटी के आधार पर डिसाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर बराबर होने चाहिए। जैसे सी में और ए में हमने अभी देखा कि अगर 3 3 है तो कार्डिनलिटी 3 है। कार्डिनलिटी अगर बराबर है तो हम उसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। ओवरलैपिंग सेट कम से कम एक या 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट मिनिमम कम से कम एक एलिमेंट कॉमन जरूर होना चाहिए दोनों सेट में, तो उसको बोलेंगे ओवरलैपिंग सेट। और डिसजॉइंट सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग होंगे, उनको हम बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। तो देखिए प्रोग्रामिंग की बात अगर हम कहें, कंप्यूटर साइंस में हम बात करें, कंप्यूटर साइंस में हम 2 ही चीज़ पढ़े हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, एक है डेटा, अब दूसरा होता है ऑपरेशन। डेटा में हमने डिफरेंट टाइप के नंबर पढ़े। अब यहाँ पर हमारे सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है कि हमारा डेटा जो होगा वो डेटा ना होकर के डेटा सेट होगा। ये हमारे क्या होंगे, इंडिविजुअल डेटा नहीं है, इंडिविजुअल एलिमेंट की बात नहीं करके हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो इस सेट पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होगा, ऑपरेशन क्या करेंगे। तो देखिए इसमें ऑपरेशन की जब बात करते हैं तो इसके ऑपरेटर अलग होंगे। जैसा अभी तक हम लोगों ने सीखा है कि अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, ये सारे ऑपरेटर हैं।
डिजिटल लॉजिक में हम लोग बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर हैं एंड और नेट, नैंड, नॉर, एक्सक्लूसिव नॉर। अगर हम प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रेडिकेट लॉजिक की बात करते हैं तो हमारे पास कनेक्टिव हैं, निगेशन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन, बाय इम्प्लीकेशन। सेट के साथ कौन से ऑपरेटर होंगे, सेट के साथ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में हम सेट ऑपरेटर की। सेट ऑपरेटर मतलब ऐसे जनरली हम लोग यूनियन, इंटरसेक्शन की बात करेंगे, इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो यूनियन इंटरसेक्शन जो हम लोग पढ़े हैं वो एक्चुअल में इसी सेट वेरिएबल के ऊपर किए गए ऑपरेशन हैं। तो अगर हम डिफरेंट सेट थ्योरी की बात करें तो हमारे सेट के फॉर्म में जो भी डेटा है, डेटा सेट अगर हम बोलें तो इस पूरे डेटा सेट पर ऑपरेशन जो परफॉर्म किए जाएंगे उन ऑपरेटर पर डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद।